गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग 11th मई पर पहुंच चुके हैं। आई होप आपने कल जो मैप रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनको काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया होगा और वहां पर अच्छा स्कोर किया होगा। आज हम 11th मई में द हिंदू और पीआईबी की जो करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज है उसको एमसीक्यू के थ्रू कैरी ऑन कर रहे हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आपका कोई भी डाउट होता है आप @prince_लूथरा के ऊपर टेलीग्राम कर सकते हैं। देन दीज आर द टॉपिक्स जो आज हम डिस्कशन में लाने वाले हैं। एफसीआरए के बारे में डिस्कशन होगा, एक क्वेश्चन यूनिसेफ को लेकर बनाया गया है। 2DG जो आपकी ड्रग है इसको लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है, पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन होगा। देन यहाँ पर थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सीबीआईसी के बारे में जानेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हुए डब्ल्यूएचओ का बेंचमार्क सोडियम इनटेक क्या है उसके बारे में जानेंगे। ई संजीवनी को डिस्कस करते हुए यहाँ पे एक स्पीसीज रिलेटेड आईयूसीएन स्टेटस का क्वेश्चन है। एंड फाइनली एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन जो कि डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप जो आपके रिवीजन है वो काफी बेहतरीन चल रही होगी। तो ये जो रिवीजन वीडियोस आपके यूट्यूब होम स्क्रीन पे शो होते हैं उन्हें इग्नोर मत करिएगा, वहां पर आपको इनको सोल्व करना बहुत जरूरी है सो दैट लास्ट 1.5 ईयर्स की जो प्रिपरेशन आपकी तैयार हो सके, अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। एट द सेम टाइम प्रिपरेशन अच्छे से होगी तो यूपीएससी टेस्ट सीरीज जो भी आप यहाँ पर सोल्व कर रहे होंगे वहां पर आप अच्छे से स्कोर भी कर पाएंगे। और यहाँ पे टारगेट जो है 120 प्लस का लेकर चलिएगा। पहली बारी में नहीं आता है एनालिसिस करें, सेकंड टाइम दोबारा से उस सीरीज को अटेम्प्ट करें और यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर अच्छे से टेस्ट सीरीज को करते हैं और यहाँ पर एनालिसिस भी उसका करते हैं तो 30 to 35 एमसीक्यूज आर एक्सपेक्टेड कि आप एग्जाम के अंदर जो सीरीज है उसके थ्रू ही सोल्व कर पाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आने बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट्स होती है कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी होती है। तो बिल्कुल अगर रीड बिटवीन द लाइंस यहाँ पर करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके एनालाइज करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स। तो वहां पर आपका एग्जाम जो क्रैक हो जाएगा। 50 डेज रिवीजन सीरीज जो है जिसमें आपका स्टैटिक पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर किया गया। 50 डेज के अंदर आप पूरा स्टैटिक जो वो कवर कर सकते हैं, इवन करंट अफेयर्स भी यहाँ पर कवर कराया गया, लेकिन मेजर फोकस जो है वो आपका स्टैटिक पोर्शन पे किया गया। सो यू कैन एनरोल इन दिस सीरीज व्हेन यू थिंक कि आपका स्टैटिक पोर्शन जो है उतने अच्छे से कवर नहीं हुआ है। जल्दी से टारगेट को सेट करें। यहाँ पर कितना टारगेट आप सेट करना चाहते हैं, यहाँ पे 6 एमसीक्यूज जो है वो कट ऑफ रखी गई है, बाकी आप चाहें तो कितना भी यहाँ पे टारगेट अपना लेकर चल सकते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। आप जानते हैं एफसीआरए को लेकर टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं और अभी कुछ टाइम पहले भी अराउंड 2 महीने पहले हमने एफसीआरए के ऊपर न्यूज जो थी एमसीक्यू डिस्कस किया था और वहां पर भी देखा था कुछ बदलाव इसके अंदर करे गए थे। एफसीआरए के अंतर्गत जो भी फॉरेन फंडिंग मिल रही है उसमें सिर्फ 50% तक ही एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज करी जा सकती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कहती है पॉलिटिकल पार्टीज आर डी बार्ड फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। पॉलिटिकल पार्टीज इसको रिसीव नहीं कर सकती। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। दिस वायलेशन या जो वायलेशन एफसीआरए के करता है उसको 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। जल्दी से बताएं, एफसीआरए अभी न्यूज में थे, दोबारा से ये जो रूल्स हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बट फर्स्ट आंसर द क्वेश्चन यहां पर क्या आंसर हो सकता है। चलिए, अभी एफसीआरए रूल्स जो है इसकी वजह से जो ओवरसीज मदद हमें कोविड के लिए मिल सकती थी, कोविड हॉस्पिटल्स के लिए मिल सकती थी एनजीओ के थ्रू, वो मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। और यहां पर एफसीआरए के जो रूल है वो थोड़े से आड़े आ रहे हैं। देख लेते हैं एक बार एफसीआरए रूल्स को लेकर। एफसीआरए 2020 में यहां पर गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चीज लेकर आए थे और उसके अंदर 20% ऑफ फॉरेन फंड्स जो थे उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए लेकर आया गया था। पहले जो लिमिट हुआ करती थी वो 50% हुआ करती थी 2010 के रूल्स के हिसाब से, लेकिन ये देखा गया कि जो भी फंडिंग मिलती थी, जो भी पैसा मिलता था उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में लगाया जाता था और बहुत सारे एनजीओ जो थे उसको इवन अल्टीरियर पर्पसेस के लिए भी यूज करते थे। इसी वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए आपका जो काम है, जो कोर एरिया आपका है वही काम आप करें, और अगर आप कहीं से फंडिंग ले रहे हैं, मान लीजिए आप विमेन एम्पावरमेंट के लिए फंडिंग ले रहे हैं, चाइल्ड एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, या किसी भी पॉवर्टी से लोगों को निकालने के लिए ले रहे हैं, तो मेजर पैसा आप जब उन एक्टिविटीज के लिए ले रहे हैं तो वहां पे लगाए ना। आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस में इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? तो काफी एक रैशनल और लॉजिक पॉइंट के तौर पे इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसमें पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है क्योंकि 20% खर्चा ही आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी आप अपनी कोर एरिया के अंदर जो है वो पैसा डालें। मतलब जो भी फॉरेन फंडिंग आपको मिल रही है उसका इस्तेमाल अपनी कोर एक्टिविटी के लिए करें। मतलब गरीबों को हेल्प करने में, बच्चों को हेल्प करने में, महिलाओं को हेल्प करने के लिए आप पैसे का इस्तेमाल करें। अपने ऊपर, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर को अंदर या उस हेड के अंदर ज्यादा से ज्यादा खर्चा ना दिखाए। यहां पर पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से अगर आप यही चीज पकड़ लेते तो सीधा एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए आपका जो आंसर है वो क्या हो जाता है। देखिए
अगर आपने फर्स्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया, ए बी और डी तीनों ही एलिमिनेट हो जाते और सीधा ही आपका जो आंसर है वो क्या हो जाता, वो सी हो जाता। मतलब सेकंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है बाय डिफॉल्ट। कैसे? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग लेना अलाउड है। देखिए कुछ दिन पहले जब हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, जो रूल्स के अंदर बदलाव हुआ था, तो वहां पर कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करी गई थी जिसमें सिविल सर्वेंट्स का नाम भी दिया गया था कि वो भी यहाँ पर फंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन डी बार किया गया? देखिए, अ कैंडिडेट जो कि इलेक्शन लड़ रहा है उसको यहाँ पे मना किया गया है। कार्टूनिस्ट जो होते हैं, एडिटर जो होते हैं, पब्लिशर, क्यों? क्योंकि अगर वो फॉरेन फंडिंग लेते हैं, कहीं ना कहीं पता चलता है कि उनके कार्टून्स जो आगे आने वाले टाइम में होंगे, जो न्यूज़पेपर के पब्लिशर हैं, जो एडिटर है, उनकी जो न्यूज होगी न्यूज़पेपर के अंदर, वो कहीं ना कहीं उस फंडिंग से गाइड करती होगी। अगर फंडिंग जो है पार्टी एक्स को बदनाम करने के लिए दी है, या फिर हमारे देश को बदनाम करने के लिए दी गई है, हमारे देश को काउंटर क्रिटिसाइज करने के लिए दी गई है, तो उस तरीके के आर्टिकल्स आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल सकते हैं। जज को भी मना किया गया है कि आप भी यहाँ पे फॉरेन फंडिंग को नहीं ले सकते, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को डी बार किया गया है। मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, उनको भी मना किया है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी मना किया है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स और एम्प्लॉइज ऑफ द कॉर्पोरेशन को भी मना किया है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट आपके ठीक है। और यहाँ पे अगर वायलेशन किया जाता है तो 5 साल की जेल जो है इसके अंदर उसका प्रावधान भी रखा गया है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। न्यूज में था, हमने डिस्कशन किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट यूनिसेफ? यूनिसेफ को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। इसको लेकर 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहली कहती है यूनिसेफ स्टार्टेड एज द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड IECF इन 1946। 1946 में IECF के तौर पे इसको लेकर आया गया था। हेडक्वार्टर इसका लंदन यूके के अंदर है और इंडिया भी इसका एक मेंबर है। सोचिए, द हिंदू के अंदर न्यूज थी। देखिए क्या आंसर हो सकता है, फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने इन कोऑर्डिनेशन विद यूनिसेफ हाईलाइट किया है नीड टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन ऑर्फन बाय कोविड-19। कोविड-19 की वजह से आप जानते हैं कुछ ऐसे बच्चे थे, काफी छोटे छोटे बच्चे जिनके माँ बाप दोनों की डेथ हो गई और अब वो ऑर्फन हो चुके। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यूनिसेफ के साथ इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है। क्या इंडिया यूनिसेफ का मेंबर है? यस, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ यूनिसेफ, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है दैट इज नॉट लोकेटेड इन लंदन यूके, इट इज इन न्यूयॉर्क USA, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहां पर जो पहली स्टेटमेंट है, यस, यूनिसेफ जो है AIECF के तौर पे लॉन्च हुआ था 1946 के अंदर, फॉर्म्ड बाय UN रिलीफ रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि क्या किया जा सके, ऑफर करा जा सके रिलीफ को, हेल्थ केयर को, जो अफेक्टेड चिल्ड्रन है। ठीक है, बच्चे जो हैं अफेक्टेड या उनकी मदर्स हैं, उनको यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रही थी उसके बाद में जो सिचुएशन थी उस सिनेरियो के अंदर हेल्प करने के लिए इसको लेकर आया गया था। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाएगी। आंसर क्या होगा? फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है 2DG 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज ड्रग जो है ये किसके द्वारा डेवलप करी गई है, पूछा गया। क्या सिप्ला के द्वारा, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर DRDO? सोचिए, द हिंदू के अंदर वंस अगेन दिस न्यूज वाज मेंशन। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा 2DG को लेकर। जो अप्रूवल है वो अभी दिया गया, तो आपका DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एंटी कोविड ड्रग जो कि डेवलप करी गई है उसको इमरजेंसी पर्पस के लिए अप्रूवल अभी दे दिया गया है। तो आप जान रहे हैं कि वैक्सीन के अंदर भी इमरजेंसी अप्रूवल यहां पर दिया जा रहा है और इस ड्रग को भी, जो 2DG ड्रग है, इसको भी इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है एंटी कोविड ड्रग के तौर पे। लेकिन बनाया किसके द्वारा गया? आई होप अब तक आपने सोच लिया होगा। सो DRDO के द्वारा इसे बनाया गया था। डी विल बी द करेक्ट आंसर। द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अभी परमिशन दी है कि इस कोविड-19 थेरेपेटिक एप्लीकेशन को, जिसका नाम है 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG, जिसे कि डेवलप किया गया है किसके द्वारा? इनमास, INMAS, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस, अ लैब ऑफ DRDO। ये एक DRDO की लैब है, इसके द्वारा इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर रेड्डीज लैब हैदराबाद में जो लोकेट करती है उसके द्वारा। तो DRDO की लैब इनमास और साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डीज की जो लैब है उन्होंने कोलैबोरेट करके इसको बनाया है। सो यहां पर हमारा बेस्ट आंसर कौन सा था? DRDO, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं DRDO से आगे बढ़ते हुए एक पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी आफ्टर रीडिंग द स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपको दिए और आपसे पूछा है कि आप जो पर्सनैलिटी दी है इनको रिकॉग्नाइज करें। ही वॉज अ सीनियर लीडर ऑफ द
इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो एक काफी सीनियर लीडर थे आईएनसी के अंदर और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को भी फाउंड किया था। उन्होंने सेल्फ रूल के लिए भी काफी सारे कैंपेन करे, सोशल रिफॉर्म्स जो थे उसमें भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। ही वॉज द लीडर ऑफ मॉडरेट फैक्शन को बिलोंग किया करते थे, जो कि कांग्रेस पार्टी में आप जानते थे मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे, तो यहाँ पे मॉडरेट को बिलोंग किया करते थे। और जो वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया करते थे। हम किसकी बात करें? बिपिन चंद्र पाल की, बाल गंगाधर तिलक की, लाला लाजपत राय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। सोचिए, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, जो पर्सनैलिटी की हम बात कर रहे हैं, इनको अपने ट्रिब्यूट्स जो है वो पे करें इनकी जयंती के ऊपर। देखिए, जब भी हम बात करते हैं तो हमने एनसीईआरटी जब स्कूल में हुआ करते थे तभी पढ़ लिया था, लाल बाल पाल। ठीक है, ये जो ट्रायोलॉजी थी और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये तो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन से आया करते थे, फेमस है ये तो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन के लिए। तो ये तीनों आप एलिमिनेट कर सकते थे, तो बाकी बचे हुए गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो मॉडरेट फैक्शन से आते हैं, सेल्फ रूल में विश्वास रखते थे, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन के साथ काम करते थे, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी भी उनके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, काफी सारे सोशल रिफॉर्म्स भी उनके द्वारा किए गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी विल बी द करेक्ट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ पर जो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1866 को हुआ था, और यहाँ पे इंडियन लिबरल पॉलिटिकल लीडर इनको माना जाता था, सोशल रिफॉर्मर के तौर पे भी इनको जाना जाता था, और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, जो कि ASM3 को लेकर पूछा गया है। थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल जो है इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। ASM3 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इट इज द फर्स्ट मिनिस्टीरियल मीटिंग बीइंग हेल्ड इन एशिया, तो पहली बार एशिया के अंदर इसको कंडक्ट किया जा रहा है। थीम क्या है? द थीम फॉर दिस ईयर इज नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक। बताएं क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल, आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल थर्ड, इसके बारे में PIB से न्यूज बनाई गई है, सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो ये जो थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल हो रही है इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और हम लोग जो है इसके अंदर क्या करने वाले हैं, प्लान्स जो है उसको शेयर करने वाले हैं, ताकि लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन आर्कटिक के ऊपर हो सके, कैसे रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सकता है आर्कटिक को बिना इसे नुकसान पहुंचाए, उसको लेकर बात होगी। ठीक है, ASM3 जो है सबसे पहले तो क्या ये इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज करी जा रही है? तो आंसर इज नो। आइसलैंड और जापान दोनों मिलके इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और अगर आप पहली स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते हैं तो दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे, तो आंसर अब बचा हुआ क्या होगा? या तो बी होगा या सी होगा। लेकिन इससे ये भी पता चल गया थर्ड स्टेटमेंट क्योंकि दोनों में है, बाय डिफॉल्ट वो करेक्ट हो जाती है। मतलब थीम क्या है? थीम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है आपको, नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक ही होना चाहिए। इट इज द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो कि एशिया के अंदर कराई जा रही है, तो यस, इट इज द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो कि एशिया में कंडक्ट कराई जा रही है, इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 6 से पहले क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज है, जिसमें आपको डे वाइज प्रिपरेशन करने के लिए क्रैश कोर्स जो प्रोवाइड किया गया ताकि आप अपने यूपीएससी ड्रीम को अचीव कर पाएं। यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स, और यहाँ पे डेली आप तैयारी जो है वो अपनी कर सकते हैं, और एक सर्टेन वे में आप अपने प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर करके यूपीएससी एग्जाम के अंदर जो सक्सेस है उसको अचीव कर सकते हैं। देखिए, द रीजन बिहाइंड क्रिएटिंग सच कोर्सेज जिसमें आपको डे वाइज तैयारी करने का मौका मिलता है, सबसे बड़ा रीजन तो आपका यही है कि जब हम लोग प्रिपरेशन करा करते तो इस तरीके का कुछ प्रोग्राम एग्जिस्ट नहीं करता था जो हमें एक शेड्यूल्ड वे में तैयारी कराता। इसी वजह से कई बार काफी सारा टाइम जो था वेस्ट भी हो जाता है। सो आई विश कि इस तरीके का कोई प्रोग्राम एग्जिस्ट करता होता। इसी वजह से जब इस तरीके का आइडिया आया, आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कोर्सेज ऑन डेज सीरीज, लाइक 100 डेज सीरीज, 200 डेज सीरीज, ताकि जो आपके 200 डेज है वो आप कैपिटलाइज कर सके, वो वेस्ट ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे सामने प्लान नहीं होता है, हम कुछ भी चीज पढ़ने लग जाते हैं, कुछ भी तैयारी करने लग जाते हैं, और फिर पूरा एक साल बीत जाता है, हमें लगता है कि यार हमने पिछले एक साल में कुछ खास प्रिपरेशन करी नहीं। आई एम प्रीटी श्योर आप में से भी कुछ लोगों को ऐसा जरूर लगता होगा कि हमने पिछले एक साल में इवन पढ़ाई तो बहुत सारी करी है, लेकिन अभी एक साल बीतने के बाद ऐसा लगता है कि हमने कुछ कवर ही नहीं किया, अभी तो बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो आपके रिवीजन सीरीज है उसको भी लेकर आया गया था, एंड द रीजन इज वेरी सेम कि आई विश समथिंग लाइक दिस एग्जिस्टेड फ्यू ईयर्स बैक, ताकि कम से कम टाइम में एक शेड्यूल्ड वे में तैयारी हो सकती, जो कि पहले चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। यहां पर क्या है, आपको डे वाइज जो मटेरियल है, डे वाइज जो वीडियोस हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि एक फास्ट ट्रैक मैनर में, जैसे रिवीजन सीरीज के अंदर 7 वीक्स के अंदर आप अपनी तैयारी कर सकें। एंड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज फॉर द पीपल जिनकी जो स्टैटिक पोर्शन है उसकी तैयारी अच्छी नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है आपका स्टैटिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, आपने अच्छे से तैयारी करी है, देन यू कैन स्किप दिस कोर्स। लेकिन अगर आपको लगता है कि
जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपका एरिया अच्छे से कवर नहीं हुआ है, इवन तो करंट अफेयर्स आपने अच्छे से कवर कर लिया है और आप मिनिमम पॉसिबल टाइम में स्टैटिक पोर्शन को कवर करना चाहते हैं और वहां पर आप प्रीलिम्स के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर 50 डेज रिवीजन सीरीज, क्योंकि इसके अंदर 50 डेज में आपको स्टैटिक को लेकर काफी सारी चीजें जानने को मिलने वाली है और एक मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप टाइम को ऑप्टिमाइज करते हुए काफी सारी चीजें यहां पर सीख लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि बात कर रहे हैं सीबीआईसी को लेकर। सीबीआईसी को लेकर पूछा है कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन यहां पर सही है। इट इज द नोडल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग कस्टम, जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स एंड नार्कोटिक्स इन इंडिया। हो सकता है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। द हिंदू की न्यूज थी, इसमें सीबीआईसी के बारे में मेंशन किया गया था और यहां पर कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर न्यूज थी, लेकिन पहले आप सोचिए इसके आंसर के बारे में, फिर देखते हैं यहां पर डिस्कशन। चलिए, तो कोविड 19 के टाइम पे आप जानते हैं इंपोर्ट ड्यूटी हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, और यहां पर इन चीजों में काफी सारा एग्जाम्शन जो है वो लेकर आया गया है। अभी रिसेंटली एक बॉन्ड को फर्निश करना पड़ता था जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स का करा करते थे, उसके अंदर भी कस्टम अथॉरिटीज जो है वो ये कह रही है कि जून एंड तक हम थोड़ा सा एग्जाम्शन जो है वो यहां पर देंगे ताकि कोविड रिलेटेड सामान जो है वो इंपोर्ट करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, जब हम सीबीआईसी की बात करते हैं तो डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आते हैं। आप में से जो लोग आईआरएस बनेंगे तो वहां पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में सीबीआईसी या सीबीडीटी के अंदर जो है वहां पर काम करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सर्विसेज यू चूज। देन फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिए तो यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ना था ताकि यहाँ पे आप गलती पकड़ सकते हैं। इज इट द नोडल नेशनल एजेंसी? बिल्कुल ठीक है, नोडल नेशनल एजेंसी तो है, जो कि किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कस्टम के लिए बिल्कुल ठीक है, जीएसटी के लिए बिल्कुल ठीक है, सेंट्रल एक्साइज के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स के लिए नहीं। क्यों? इनकम टैक्स कहां पर आता है बताइए मुझे, इनकम टैक्स कहां पर आता है? इनकम टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है और ये सीबीडीटी के दायरे में आता है। यहां पे आपका जो सर्विस टैक्स है, नार्कोटिक्स है, वो यहां पर आपका एज इट इज आ जाएगा, वो सीबीआईसी के अंदर ही आएगा। लेकिन एक ये जो पर्टिकुलर टर्म थी, इसकी वजह से क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है और आंसर आपका बी हो जाता है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि जब आप एग्जाम करेंगे वहां पे बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, काफी सारे कोमा कोमा करके नाम दिए होंगे, उसमें से हो सकता है एक ही गलत क्यों ना दिया हो, लेकिन जब हम फ्लो में होते हैं, पढ़ते जाते हैं, जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, नार्कोटिक्स, और वहां पे हमें लगता है सभी ठीक होंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स इज योर डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और जब डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं वो किसके अंदर आता है? सीबीडीटी के अंदर। ठीक है, सीबीडीटी के आपकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, सीबीआईसी के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। इसी वजह से इनकम टैक्स इसके अंदर नहीं आता और इसी वजह से जो आंसर है वो भी आपका बी हो जाता है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जहां पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट डब्ल्यूएचओ बेंचमार्क फॉर सोडियम इनटेक। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट जो है वो डब्ल्यूएचओ के बेंचमार्क को लेकर दे रखी है, वन बाय वन देखेंगे। आपका जो न्यूज है वो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में से ली गई है। द रिकमेंडेशन ऑफ डेली इनटेक ऑफ सोल्ट और सोडियम बाय डब्ल्यूएचओ इज 5 ग्राम। तो 5 ग्राम का यहाँ पे रिकमेंडेशन जो डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है डब्ल्यूएचओ सेट अ गोल ऑफ 30% रिडक्शन बाय 2030। तो 30% रिडक्शन जो है वो ग्लोबल सोल्ट इनटेक के अंदर हमें करनी है, कब तक? बाय 2030 तक। सोडियम नेचुरली एग्जिस्ट इन फूड आइटम्स लाइक मिल्क, मीट एंड शेलफिश। तो ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यूनाइटेड नेशन बॉडी ने रेकमेंड किया है कि हमें डेली इनटेक जो है, जो अभी 9 से 12 ग्राम है ऑन एन एवरेज, उसे कम करके 5 ग्राम तक करना है। तो ऑलमोस्ट 50% कट जो है वो यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यूएचओ ने 5 ग्राम पर डे के बारे में बताया, तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। यहाँ पर सोडियम जो है नेचुरली एग्जिस्ट करता है, तो यस मिल्क, मीट, शेलफिश के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इसको अलग से लेने की या फिर अलग से बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी वजह से तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। और यहाँ पर डब्ल्यूएचओ ने टारगेट रखा है कि हमें 2025 तक, तो अगले आने वाले 4 सालों के अंदर हमें यहां पर रिडक्शन करना है 30% का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2025 का टारगेट है, 2030 का नहीं है। इसी वजह से आंसर क्या होगा? 1 और 3 नहीं, आंसर आपका होगा ओनली 2, क्योंकि यहां पे आपको इनकरेक्ट बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो 7 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि ई संजीवनी ओपीडी को लेकर है। ई संजीवनी ओपीडी को लेकर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। इट वॉज रोल्ड आउट ऑन 13 अप्रैल 2020 ड्यूरिंग द फर्स्ट लॉकडाउन इन द कंट्री। तो पिछले साल इसे 13 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। ई संजीवनी ओपीडी दैट इज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इज अ टेलीमेडिसिन वेरिएंट फॉर पब्लिक टू सीक हेल्थ सर्विस रिमोटली। तो इस पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन आप क्या है हेल्थ सर्विसेज को ले सकते हैं, टेलीमेडिसिन या टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। इट enables virtual meeting between the patients and the doctors and specialists from geographically dispersed location। तो यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो बैठे हैं बेंगलुरु के अंदर,
आप बैठे हैं दिल्ली के अंदर, तो यहाँ पे जो कंसल्टेशन है इस तरीके से करी जा सकती है, दोनों के बीच में वर्चुअल मीटिंग जो है इसके थ्रू कराई जा सकती है। पॉसिबल है। पीआईबी के अंदर न्यूज थी, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, ई संजीवनी ओपीडी काफी अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया था और लास्ट ईयर इसको लेकर आया गया था ताकि यहां पर लोगों को ऑनलाइन कंसल्टेशन दी जा सके, ऑनलाइन उनको देखा जा सके, डायग्नोस किया जा सके, उनकी हेल्प करी जा सके। अभी क्या हुआ है, एक्स डिफेंस डॉक्टर्स जो है उन्होंने उनको अवेलेबल कराया जा रहा है ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विस के लिए, मतलब ई संजीवनी ओपीडी के ऊपर एक्स डिफेंस डॉक्टर्स जो है वो भी अपनी सर्विसेज सभी सिटीजन्स को यहां पर प्रोवाइड करने वाले। तो जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स पहले कम हुआ करते थे वो अब काफी ज्यादा हो जाएंगे और एक्स डिफेंस डॉक्टर्स जो है वो अपनी सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड करके देश की सेवा करने के लिए सामने आए हैं। इट वॉज रोल्ड आउट ऑन 13 अप्रैल 2020 लास्ट ईयर। तो यस, लॉकडाउन के पीरियड में इसको लेकर आया गया था और यहाँ पे एट द एंड ऑफ दीज रिमोट कंसल्टेशन ई संजीवनी जनरेट इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन जो है वो भी इसके अंदर निकाली जाती है और वो यहाँ पर जो पेशेंट है उसको दी जाती है। इसके अंदर टेलीमेडिसिन का जो काम है वो किया जाता है, तो टेली कंसल्टेशन से लेकर टेलीमेडिसिन वेरिएंट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन जो है वो भी जनरेट करी जाती है। यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग करी जाती है डॉक्टर्स के बीच में और स्पेशलिस्ट के बीच में और साथ ही साथ पेशेंट के बीच में। तो यस, इसी चीज के लिए तो इसको बनाया गया था क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर ठीक हो जाती है। चलिए ध्यान रखिएगा, ई संजीवनी कैसे टेलीमेडिसिन काम करते हैं। आई एम प्रीटी श्योर आप में से काफी सारे लोगों ने अभी, क्योंकि कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है और जो टेली कंसल्टेशन जो आज तक शायद हमने कभी करी ही नहीं थी या ली ही नहीं थी वो भी यहाँ पर हमें लेनी पड़ी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किए थे 2 वेरिएंट्स, एक था ई संजीवनी डॉक्टर टू डॉक्टर ई संजीवनी को लेकर आया गया था और एक था आपका ई संजीवनी ओपीडी जिसमें डॉक्टर टू पेशेंट के लिए लेकर आया गया था। अब आप कहेंगे ई संजीवनी डॉक्टर टू डॉक्टर के लिए क्यों, क्योंकि डॉक्टर टू डॉक्टर जो थे वो भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे थे, क्योंकि पिछले साल तक कोरोना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इस वजह से वो अपना एक्सपर्ट जो एक्सपीरियंस शेयरिंग होता है और अपनी एक्सपर्टीज शेयरिंग होता है वो यहाँ पर करा जा रहा था ई संजीवनी के थ्रू और ई संजीवनी ओपीडी के थ्रू पेशेंट्स को हेल्प करी जा रही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं जो कि आईयूसीएन स्टेटस के बारे में है। पूछा जा रहा है पेंगोलिन का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड, नियर थ्रेटन्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल। बताए थे, हिंदू के अंदर न्यूज थी, देयर इज एन आर्टिकल जो कि पब्लिश किया गया था। पेंगोलिन की ट्रैफिकिंग जो है वो काफी ज्यादा हो रही है, इसको लेकर आईयूसीएन स्टेटस जो है पेंगोलिन का बताना है। वैसे इसको रिस्पॉन्सिबल भी कुछ जगह पर बताया जाता है कोरोना के लिए। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यहाँ पर पोचिंग जो है काफी ज्यादा हो रही है, इसकी ट्रैफिकिंग काफी ज्यादा हो रही है, इसी वजह से ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज है न्यूज में थी। आंसर आपका होगा यहाँ पर क्या, यहाँ पे आईयूसीएन के हिसाब से, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हिसाब से इंडियन पेंगोलिन जो है ये एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ए। अगर मैं यहाँ पे पूछता इंडियन की जगह चाइनीज पेंगोलिन तो क्या होता आपका आंसर, तो आपका आंसर सी होता है, क्योंकि चाइनीज पेंगोलिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ध्यान रखिएगा, सी से चाइनीज, सी से क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं यहाँ पर आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द बॉर्डर विद कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के साथ कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है। यहाँ पर आपको बताना है क्या उज्बेकिस्तान करती है, अजरबैजान, ईरान या फिर तुर्कमेनिस्तान। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए यहाँ पर एक बार मैप के ऊपर देख लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज जो है बॉर्डर शेयर कर रही है आपकी कैस्पियन सी के साथ। यहाँ पे कजाकिस्तान आपको दिख रहा है, उज्बेकिस्तान एक कंट्री जो कि शेयर नहीं कर रही, तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है, नीचे आपका ईरान आ जाता है, अजरबैजान इज ऑल्सो देयर, रशिया भी आपको दिखाई दे रहा है। और अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो यहाँ पर अजरबैजान था, बिल्कुल था, ईरान बिल्कुल साउथ में था, तुर्कमेनिस्तान भी इसमें था। तो यहाँ पे उज्बेकिस्तान को छोड़कर बाकी तीनों कंट्रीज अपना बॉर्डर शेयर करें, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैप को ध्यान से देखिएगा। चलते हैं अभी एक्टिव रिवीजन करते हैं और एक्टिव रिवीजन के अंदर 2 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे रिवीजन, लेकिन आंसर आप ही लोगों को देने हैं। यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन काफी ज्यादा कर चुके हैं, तो जल्दी से मुझे बताएं एफसीआरए के अंदर कितना पैसा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के अंदर खर्च करने की लिमिट रखी गई है। यहाँ पर चाहे जज हो, चाहे सिविल सर्वेंट्स हो, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो, कोई कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज हो, एमपीज हो, एमएलएज हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, कैंडिडेट जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, कार्टूनिस्ट हो, एडिटर हो, पब्लिशर हो, उनको यहाँ पर मना किया गया कि आप यहाँ पर एफसीआरए के अंतर्गत पैसा नहीं ले सकते हैं और जो भी वायलेशन करता है 5 साल की सजा हो सकती है। 20% पैसा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के अंदर लगाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। देन हमारा डिस्कशन जो था यहाँ पे यूनिसेफ को लेकर हुआ था। यूनिसेफ को लेकर मैंने आपसे इसकी अर्लियर नाम जो था वो भी बताया था। बताइए इसका पुराना नाम क्या था, 1946 में किस तरीके से आई थी। इसका जो कार्यालय है, हेडक्वार्टर जो है वो यूएसए के अंदर है, ध्यान रखिएगा।
इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ यूनिसेफ। ठीक है, अभी न्यूज में क्यों था? न्यूज में इस वजह से था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बच्चे ऑर्फन हो गए हैं कोविड की वजह से, जिनके पेरेंट्स जो हैं उनकी डेथ हो गई है, तो उनके लिए यूनिसेफ को कुछ करना चाहिए और हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है, इसको लेकर बात करी गई है। राइट, चलिए इसके बाद हमारा डिस्कशन एक ड्रग को लेकर हुआ था। डीसीजीआई ने ग्रांट किया है इस पर्टिकुलर ड्रग को, बताएं कौन लेकर आया है इस ड्रग को इमरजेंसी यूज के लिए? किसके द्वारा बनाए गए? डॉक्टर रेड्डीज लैब ने कोलैबोरेट किया इन मास के साथ, जो कि डीआरडीओ की अपनी एक खुद की लैब है। देन पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन में जल्दी से मुझे बताएं यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, क्या वो एक्सट्रीमिस्ट क्लैन से आते थे या फिर वो किससे, मॉडरेट क्लैन से आते थे? अभी नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने अपने ट्रिब्यूट्स पे करे हैं और यहाँ पे उनकी जयंती के ऊपर ये सेल्फ रूल को सपोर्ट करते थे और साथ ही साथ सोशल रिफॉर्म्स में भी काफी ज्यादा इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को भी यहाँ पे इन्होंने फाउंड किया। ध्यान रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो थे मॉडरेट सेक्शन से आते थे। देन हमने ASM3 के बारे में डिस्कशन किया। यहाँ पे ये बताएं कि कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, पहली बार एशिया में हो रहा है। नॉलेज फॉर अ सब सस्टेनेबल आर्कटिक जो इस बार का थीम जो है रखा गया, PIB से न्यूज बनाई गई थी। आइसलैंड जापान जो है मिलकर इसको लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा। जो 200 डेज की सीरीज है, जो लोग क्रैश कोर्स करना चाहते हैं इसको एनरोल कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम डेली बेसिस पे अपने असाइनमेंट्स को सीरियसली करेंगे। एग्जाम क्रैक हो जाएगा। देखिए एग्जाम डिमांड क्या करता है? एग्जाम डिमांड करता है आपकी तरफ से कमिटमेंट। तो डेली बेसिस पे अगर आपका कमिटमेंट रहता है, इवेंचुअली यू बिकम स्ट्रोंगर, आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी काफी रोबस्ट हो जाती है एंड देयरफॉर एग्जाम जो है वो क्रैक हो जाता है। राइट, क्योंकि जब आप अपना स्टैंडर्ड रीच करना चाहते हैं, मान लीजिए दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जाम, अगर आज आप यहां पर एग्जिस्ट करते हैं, राइट, लेकिन डेली बेसिस पे आप अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज करते जाते हैं, इवेंचुअली आपका स्टैंडर्ड जो है वो एग्जाम से ऊपर हो जाएगा एंड यू विल क्रैक इट। यही तो चीज होती है ना, जब तक आप यहां पर है और एग्जाम ये डिमांड करता है तो एग्जाम होना मुश्किल है। लेकिन अगर डेली बेसिस पे आप अपने ऊपर काम करते रहते हैं, अपने आप को डेवलप करते रहते हैं और यहां पर तक अपना स्टैंडर्ड ले आते हैं, तो यहां पे एग्जाम जो है आपका क्रैक हो जाता है। यही डेली बेसिस पे आपको तैयारी करनी है और यहाँ पे अपने एग्जाम को क्रैक करना है। देन CBIC के बारे में डिस्कशन हुआ था, जल्दी से बताएं क्या इसकी फुल फॉर्म है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। क्या इनकम टैक्स इसमें आता है? यस और नो बताइएगा। यहाँ पे हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको लेकर आया गया था। GST से लेकर सेंट्रल एक्साइज और साथ ही साथ सर्विस टैक्स से लेकर आपका कस्टम इसके अंदर डील किया जाता है, लेकिन इनकम टैक्स जो है वो CBDT के द्वारा डील किया जाता है। राइट, फिर हमारा डिस्कशन जो था वो किसको लेकर हुआ था? देन वी डिस्कस्ड अबाउट कि WHO बेंचमार्क को लेकर कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे नोट करेक्ट है और यहाँ पे क्या टारगेट रखा गया कि हम यहाँ पर 30% रिडक्शन करेंगे। मुझसे उस साल का नाम बताइएगा जब तक 30% रिडक्शन करने के लिए कहा गया। यहाँ पे 9 से 12 ग्राम का जो कंजम्पशन होता था उसको रिड्यूस करके 5 ग्राम पर डे तक लाने के लिए कहा गया है। सोडियम नेचुरली एग्जिस्ट करता है, चाहे वो मिल्क हो, मीट हो, शेलफिश हो, तो वहां पर वैसे भी उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये देखा गया प्रोसेस फूड जो होते हैं जैसे स्नैक्स हो गए, ब्रेड्स हो गए, वहां पर इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है। इस वजह से जो कंजम्पशन है वो धीरे धीरे बॉडी में बढ़ने लगता है और यहाँ पे जो उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो भी बॉडी में देखने को मिलते हैं। देन हमने ई संजीवनी ओपीडी के बारे में जाना था। ई संजीवनी ओपीडी क्या है और ई संजीवनी क्या है, दोनों के बारे में बताइएगा। लास्ट ईयर लॉकडाउन के टाइम पे इसको लेकर आया गया था। अभी न्यूज में इस वजह से था क्योंकि जो डिफेंस के डॉक्टर्स हैं वो इसको, एक्स डिफेंस डॉक्टर्स वो इसको ज्वाइन कर रहे हैं ताकि ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है प्रोवाइड करी जा सके सिटीजन को। ई संजीवनी जो था वो डॉक्टर टू डॉक्टर के लिए था, ई संजीवनी ओपीडी डॉक्टर टू पेशेंट के लिए था। राइट, फिर हमारा डिस्कशन इससे बढ़ते हुए IUCN स्टेटस को लेकर हुआ था। इंडियन पेंगोलिन का स्टेटस क्या है बताएं और चाइनीज का क्या है वो भी मुझे बताएं। पोचिंग जो है काफी ज्यादा हो रही है, ट्रैफिकिंग काफी ज्यादा हो रही है, इसी वजह से न्यूज में इसे मेंशन किया गया था। इंडियन पेंगोलिन एंडेंजर्ड है और चाइनीज सी से स्टार्ट होता है, चाइना सी से ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देन हमने डिस्कशन किया था कैस्पियन सी के बारे में। यहाँ पे कैस्पियन सी के बारे में बताएं कौन सी कंट्री यहाँ पे टच करती है इसको। तो कैस्पियन सी को हमने देखा था उज्बेकिस्तान टच नहीं कर रही थी, लेकिन अजरबैजान, ईरान एंड तुर्कमेनिस्तान जो है अलग अलग दिशाओं में इसे टच कर रही है। दिस इज अजरबैजान ऑन द वेस्ट, तुर्कमेनिस्तान ऑन द ईस्ट, ईरान ऑन द साउथ। चलिए एक्टिव रिवीजन हमारी कंप्लीट होती है और यहाँ पर आई होप जो मैराथन सेशंस हैं वो आप कर रहे होंगे वो जरूर करिएगा। मैप सेशन भी मिस मत करिएगा बिकॉज यहाँ पे ओवरऑल आपकी रिवीजन जो है वो हो जाती है मैराथन सेशन के थ्रू और मैप से आपका जो मैप जो आप मिस कर रहे होंगे वो भी आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करिएगा। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, क्योंकि अभी हमारी जो 100 डेज 200 डेज की सीरीज है वहां पर इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स चल रहे हैं और इसी वजह से आपको बताया गया है। वहां पर एंजल इन्वेस्टर के बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था कि एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं, ये मुझे आप बताइएगा। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में। चलिए चलते हैं मार्क्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। मार्क्स के बारे में मुझे बताइएगा कितना आपने स्कोर किया है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और यहाँ पे अगर 6 या 6 से ज्यादा किया है तो बहुत अच्छी बात है, 6 से कम किया तो दोबारा रिवाइज करिएगा। लेकिन ये चीज सभी के लिए कि जब सेकंड टाइम
इस वीडियो को देखते हैं अपने नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं एग्जाम टाइम में आप यहाँ पे वीडियो देख लेंगे तो बिलीव मी आखिरी दिनों के अंदर 3-4 दिनों के अंदर नहीं मिलता है टाइम उतना कि आप एक एक वीडियो को दोबारा देख पाए, और वो यहाँ पर सही भी नहीं रहेगा आपके लिए, आपका टाइम काफी ज्यादा चला जाएगा। तो बेस्ट थिंग वुड बी कि आप यहाँ पे जब सेकंड टाइम देखें, जो भी टाइम इन्वेस्ट करना है अभी करिए। फर्स्ट टाइम देखा आपने, अपने स्कोर को काउंट करना है और कुछ भी नहीं करना है। लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से सुने, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुने, अपने स्कोर को काउंट करें। दिस इज द जॉब व्हेन यू वॉच द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जब देखेंगे तो सिर्फ यही काम करना है, नोट्स में अपना दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन जब आप सेकंड टाइम देखेंगे तो नोट्स पे ही आपका ध्यान होना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो मेरे नोट्स में आनी चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो मैं अवॉइड कर सकता हूं। एक बार रोबस्ट या फिर स्ट्रॉन्ग नोट्स आपके बन जाएंगे तो एग्जाम में रिविजन करना काफी ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। मेंस के क्वेश्चन में आप आंसर करिएगा, डू यू थिंक इलेक्टोरल बॉन्ड इज अ गुड आइडिया? कमेंट करिएगा। यहाँ पे आप प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं। फ्रॉम माई साइड आई एम नॉट सेइंग कि एक अच्छा आइडिया है या एक अच्छा आइडिया नहीं है। आप दोनों तरीके से आंसर करिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा, कंक्लूड करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है। ठीक है, चलिए अपने आंसर्स जो हैं यूपीएससी मेंस ग्रुप के अंदर सबमिट कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो डे वाइज प्रिपरेशन आपको करनी है, देखिए उसमें आपको कमिटमेंट जो अपना देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे मान लीजिए यूपीएससी यहाँ पर है, डेली जैसे जैसे आप अपना स्टैंडर्ड रेज करते जाएंगे, अपनी प्रिपरेशन को रेज करते जाएंगे, इवेंचुअली यूपीएससी को क्रैक कर जाएंगे। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, लेकिन डेली बेसिस पे मेहनत करना वो आपको जरूर करना पड़ेगा। टेलीग्राम के ऊपर इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी रात को 10 बजे तक। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लीज डू लाइक द वीडियो। अगर 1% भी वीडियो ने आपको हेल्प करी है तो लाइक कर दीजिएगा यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। आई विल सी यू टुमारो ऑन द सेम चैनल एट द सेम टाइम। गुड बाय।